नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के मैथ्स पेडागोजी की बात करेंगे। मैथ्स पेडागोजी के कंसेप्ट की बात करेंगे। टारगेट 15 में से 15 है। मैथ्स पेडागोजी में 15 में से 15 लाना है तो पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है गणितीय, तार्किक और चिंतन वाला जो चैप्टर है, इससे समस्त आपके इस चैप्टर से सीटेट में आए हुए प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। संभावित प्रश्न भी करेंगे और एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं आने वाले हैं उन प्रश्नों की भी बात करेंगे। यानी इस टॉपिक से सीटेट एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैथ्स पेडागोजी में टारगेट 15 में से 15 का है और ये पहला प्रश्न है। जो ये प्रश्न दोस्तों सीटेट जो है एग्ज़ाम जनवरी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यह प्रश्न जो है आपका पूछा भी गया है। क्या प्रश्न पूछा गया था, आइए जान लेते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। क्या उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। या मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। और चौथा है आपको जो भी गणितीय जानकारी हो मुझे बताइए। अब नीचे आपको केवल ये बताना है और इससे रिलेटेड प्रश्न अवश्य आता है। पहला कि बंद सिरे वाला प्रश्न है, सी व डी मुक्त सिरे वाला है, ए व सी बंद सिरे वाला प्रश्न है या मुक्त सिरे वाला। तो यानी बंद सिरा मुक्त सिरा से प्रश्न आता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, देखिए ए व सी बंद सिरा वाला है, ए व जो सी दिया गया है ये हमारे क्या हो जाएंगे, बंद सिरे वाले हो जाएंगे, क्योंकि भुजा दी गई है और परिमाप दिया गया है। इसमें भी आवाज़ संख्या की सूची बनाई 0 से 8 के मध्य, यानी निश्चित दिया गया है। ठीक है, तो जो चीज़ें निश्चित दी रहती है उनमें हमारा क्या हो जाएगा है, बंद सिरे वाले प्रश्न, और जो जिनमें निश्चित नहीं होता वो हमारे मुक्त सिरे वाले प्रश्न होते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए कैसे क्या सारी चीज़ें पॉसिबल यहाँ पे होती हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न कैसे हम जानेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मुक्त अर्थात अनेक या अनेक प्रकार के होते हैं। शिक्षार्थी अपनी समझ के प्रश्नों के उत्तर देता है, वह कहलाते हैं मुक्त अंतर वाले प्रश्न, जिसके प्रश्नों को उत्तर जो है अपनी समझ के अकॉर्डिंग, यानी अनेक प्रकार के उत्तर हो सकते हैं, मुक्त वाला होता है। बद्ध अंत वाला प्रश्न इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में शिक्षार्थी के एक उत्तर चुनना पड़ता है, वह होता है बद्ध या बंद। जैसे आपके ऑप्शन में दिया गया था कि 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्या की सूची बनाइए, तो ये तो निश्चित होगा। ठीक है, उत्तर इसका एक ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 + 2 = 4 होगा, तो ये हमारा कौन होगा, यह बंद अंत वाला होगा, क्योंकि 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 ही होगा। ठीक है, तो जो निश्चित होता है वह हमारा बंद वाला होता है, और जिसके उत्तर अनेक होते हैं वह मुक्त अंत वाला होता है। तो दो चीज़ें आपकी क्लियर हुई। इसके बाद दूसरा जो आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुद्ध कथन को पहचानना। ये भी सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। शुद्ध कथन को पहचानना है। परिमाप और छेदफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। छेदफल समान है तो उसका परिमाप भी समान होगा। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका छेदफल भी समान होगा। शुद्ध कथन हमें पहचानना है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। कोई भी आकृति हो उसका आकार क्या है, उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बी ऑप्शन हमारा शुद्ध दिया गया है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि परिमाप किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की लंबाई को कहा जाता है, इसलिए किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर होगा? उसने क्या अनुभव किया, रोहित ने क्या अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है। तो वैन हील के मानस चिंतन के किस चरण पे होगा? तो वह लेवल 2 रिलेशनशिप 2 स्तर पर होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं वैन हील ने मानस चिंतन के टोटल 5 चरण बताए हैं। दूसरे चरण पर स्पष्ट है कि शिक्षार्थी आकार के प्रकारों के बीच संबंधों को पहचानता है।
जैसे बच्चे पहचानते हैं कि सभी वर्ग आयताकार है, लेकिन सभी आयताकार वर्ग नहीं होता। वे समझते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया गया। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। तो इस प्रकार के गुण को दोस्तों संवरक गुण, कौन सा हो जाएगा, संवरक गुण। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, किस गुण की बात करेंगे, संवरक गुण। आपने ये भी दोस्तों पढ़ा होगा, किन्हीं दो पूर्ण संख्या, मान लीजिए ए व बी के लिए ए प्लस बी पूर्ण एक संख्या है, यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। जैसे 4 और 5 योग इसका 9 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार सभी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। अगला प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है। इसका प्रमुख प्रयोजन होता है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ए व बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा सूचक है। अब गणितीय तर्कणा यहाँ पे सूचक बताइएगा सभी लोग। तो गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, ये क्या हो जाएगा, गणितीय तर्कणा का सूचक हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा, जो कि सी टेट यानी आपके टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय पर प्रकार की परीक्षा का उपयोगी किया जाता है। यह गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाएगा। बाकी गणितीय और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्र के बीच संबंधों को उजागर किया जाता है। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं। तो निम्नलिखित में से संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का कौन सा लक्षण नहीं होगा। पहला जो ऑप्शन है वह लक्षण आपका नहीं होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। तो जीन पियाजे जी के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है, और वही है कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ये सी टेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है, जो जुलाई में पेपर हुआ था। यानी कि भार के संरक्षण की जो समझ है वह आयतन के संरक्षण से पहले आती है। और जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर जिसे कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। मूल संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11। अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 18। तो 4 हैं जीन पियाजे जी से, जो काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, रिपीट भी प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप जो है बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त होता है। वह होता है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है ज्यामितीय चिंतन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर गुणों के विश्लेषण और आकार के वर्गीकरण पर जोर देने के कारण इस मॉडल को दुनिया भर में ज्यामितीय पाठ्यक्रम को बहुत प्रभावित किया। और ज्यामितीय सोच के 5 स्तर होते हैं। कौन कौन से? दृश्य, विश्लेषण, अमूर्त, निगमन और कठोरता। ये भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है।
देखिए, प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित वर्ग समावेशन होता है, संरक्षण होता है, वर्गीकरण होता है, लेकिन आपका मापन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संख्यांक और संख्या के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ए व बी दोनों यहाँ पे शुद्ध है, दोनों शुद्ध दिए गए हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। देखिए, मानस दर्शन है, आकलन करना है, पक्षांतर है, लेकिन कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं, यानी कंठस्थ करना, याद करना। ठीक है, गणित शिक्षण हमेशा क्या होता है, करके सीखने पर बल देता है। और गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत मानस दर्शन, आकलन और पक्षांतर ये शामिल होते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो गणित सीखने के संबंध में हर कोई गणित सीख सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गणित जैसे आता है तो कईयों के मन में सवाल आता है गणित कठिन होगा, नाम से ही। कुछ नहीं, बहुत सरल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए, संकल्पना मानचित्र के बारे में, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। तो केवल अगर शब्द दिया गया, केवल शिक्षक दे दिया गया, इसलिए आपका मानचित्र के बारे में सत्य नहीं होगा। ठीक है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ये भी सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है, सही बात है। तो केवल यही कि शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, यह आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही दिए गए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। 4 ऑप्शंस दिए गए। देखिए दोस्तों, एक जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, गणित के शिक्षक बनेंगे, तो बच्चों में किस विषय को या गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूह को कैसे संभालेंगे। तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से भी सीख सके, यानी बच्चे भी एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि। देखिए, गणित में सीखने के जो प्रतिफल हैं वो इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है। देखिए, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। कि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, यह गलत है, क्योंकि गणित एक अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, अर्थात अमूर्त को स्थूल से प्रदर्शित किया जाता है, तो गणित हमारा अमूर्त विज्ञान होगा। अमूर्त से क्या है, स्थूल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को दर्शाता नहीं। देखिए, गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। अवसर दिया गया मतलब तो अपने आप पेडागोजी में शब्द तो वह ऑप्शन होगा ही होगा। संख्याएं, स्थान मापन आदि गणित के आधार पर, लेकिन गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, यह गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। सामान्यीकरण क्षेत्र इसमें संकुचित नहीं होता है। ठीक है, अगला, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित प्रतिभावान जो व्यक्ति कहला जाते हैं वह श्रीनिवास रामानुजन कहला जाते हैं। अच्छा साथियों, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान किया और इनकी
32 साल के अल्पवायु में ही इन्होंने 3884 प्रयोगों का संकलन किया, जो कि आश्चर्यजनक एक उपलब्धि मानी जाती है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य जी है, सभी लोग जानते हैं। इसमें एलसीएम निकालने का प्रचलित तरीका भी वर्णन किया गया है, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना। तो माप में पहला क्या होता है? शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। इसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, और बाद में शिक्षार्थी मीट्री इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। यानी कि जो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। माप की अवधारणा में क्या होता है? पहले शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करेंगे। इसके बाद लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर मानक इकाइयों का, और बाद में शिक्षार्थी मीट्री इकाइयों के बीच के संबंधों को फिर समझेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आकृतियों के पहलुओं में से जिसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता है वह होता है कोण। कोण का कोई प्राथमिक से संबंध नहीं होता है, बाकी प्रतिरूप, सममित, चौपड़ इनका संबंध होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ष 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होंगे? तो जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष वो भी प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं। तो पंक्तिवक्ता, वर्गीकरण और प्रतिवर्त्या। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित शिक्षक क्रियाकलापों की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों का प्रयोग से आधा से प्रदर्शित करता है, और नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना परिचय देने के लिए शिक्षक जो योजना बनाएगा, पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेगा। इसके बाद चित्र दिखाएगा जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो। इसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग में आधा प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद आधे चिन्ह लिखता है। तो पहले यहाँ पे क्या सारी होंगी प्रक्रिया? बहुत सारे मूर्त पदार्थों को विभाजित करेंगे, फिर चित्र के माध्यम से आधा करेंगे, फिर कहानी या शब्दों के प्रयोग से प्रदर्शित करेंगे, फिर बाद में आधे का चिन्ह लिखेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट पहले थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड ये सारी चीज़ें करना है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। जिनको भी टीटी एग्जाम को फतेह करना है, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियाँ होती है किस पर मदद करती हैं? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। किसमें? प्रोत्साहित आए, अवसर आए, ये अपने आप में पेडागोजी में पॉजिटिव माने जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। जो गणितीय संचारण होता है वह किसका उल्लेख करता है? तो वह गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता में उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाजात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में या परिमाणात्मक अवस्था में। तो यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्या पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह दोस्तों संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यदि शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्या, चारों आधारभूत संख्याएं जिसे हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग कहते हैं संपन्न करने में समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में होगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होती है?
तो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। यह विशेषता महत्वपूर्ण होती है। क्या होना चाहिए? जो अवधारणाएं का परिचय है वह संदर्भों द्वारा दिया जाना चाहिए। अगला, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास के संवर्धन में होता है? वैदिक गणित। तो गणित में गणना के कौशल या गति में, कौशल तथा गति में होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषण योग्यता के संवर्धन में सहायक होती है। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होती है। अगला, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाएं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के सामर्थ्य की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी होगी? देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी क्रियाकलापों में सक्षम हो और भिन्न के संप्रत्यय को व्याख्या करने भी सक्षम हो, अर्थात वह बच्चा संक्रियात्मक अवस्था में होगा। क्या हो जाएगा? संक्रियात्मक अवस्था में बालक जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव जैसे गणितीय संक्रियाओं को हल कर लेता है। तो संक्रियात्मक अवस्था आपने समझ लिया। अगला देखिए, ग्रिड दिया गया है। यह ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पे THHTO THHTO, यहाँ पे पहले 3 खंडे O में भरे थे, फिर 3 खंडे T में भरे गए। अब यह निरूपण किसकी ओर संकेत कर रहा है? नीचे आपके ऑप्शन दिए गए। तो यह निरूपण हमारा स्थानीय मान की अवधारणा को संकेत कर रहा है। किसका हो जाएगा? स्थानीय मान, क्योंकि यहाँ पे 3 इकाई और 3 दहाई यहाँ पे दिए गए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती? तो भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे के सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। यह दोस्तों बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत कर रहा है। डी ऑप्शन होगा, क्योंकि भारत के झंडे का आरेख बनवाने से छात्रों को माप, समांतर रेखा, आकृति आदि गणितीय कौशल में सीखने का क्या है? अवसर प्राप्त होता है। अगला, गणित में प्रक्रम संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों का कलन, विधि कलन, गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो गणित के लचीलेपन यह किसकी ओर संकेत करता है? तो गणित में जो लचीलापन होता है वह आपके किसकी ओर संकेत कर रहा है? एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता की ओर संकेत कर रहा है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से विचार कीजिए 5 + 3 = क्या होगा? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। वह होगा 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो जाए? बी वाला सही होगा। तदनुरूपी मुक्त प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान देना। अगला, कक्षा 3 के गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो कक्षा 3 के गुणन की इकाई में अनुमोदित जो मूल संकल्पना है वह गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह गुण हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों को सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों को सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न जो है सोचने के निम्न स्तर को जो है संकेत करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कक्षा में पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है। 4 खंबे हैं जिनका माप दिया गया है 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर।
यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल जो पूछा गया है किसके लिए पूछा गया है, और यह सवाल दोस्तों इसलिए पूछा गया है सीधी या सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। किसके लिए? सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। अगला, उच्च क्रमी चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं? कि कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास ज्ञान की मांग करते हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उच्च क्रमी चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं में व्याकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। पहला चरण है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति। दूसरा चरण है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या को घटाया जा सकता है टैली चिन्हों का प्रयोग करके। तीसरा चरण है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। ये 3 चरण दिए गए हैं 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा व्यवस्था संकल्पना, जिसमें परिकलन, प्रक्रिया और संक्रिया होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, वह भूमिका निर्वाह या रोल प्ले। जी हाँ, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वह कहलाएगा भूमिका निर्वाह, जिसे हम रोल प्ले कहते हैं। ठीक है, भूमिका निर्वाह वह नीति में छात्र स्वयं विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए अधिक अनुभव प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा है? कई बार है, तो रोजर बेकन का कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। किसका कहना है? रोजर बेकन। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्राथमिक कक्षाओं में आकार स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कक्षा में आकार और स्थान, प्राथमिक कक्षा के अकॉर्डिंग आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए आपको कार्यों को क्रम में लगाना है। तो पहला आएगा हमारा 2D आकारों को छांटना। इसके बाद आपका आएगा 2D आकारों को भुजा शीर्ष अवलोकन करते उनका विशेषताओं को मिलान कीजिए। इसके बाद विभिन्न 2D आकारों की भुजा शीर्ष और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन कीजिए, और अंत में 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया वह सही हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? सर्वप्रथम 2D आकृति को छांटेंगे, इसके पश्चात उनके आकारों की भुजा शीर्ष का अवलोकन करेंगे, उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। उसके बाद 2D आकारों को भुजा शीर्ष विकर्णों की गणना करते हुए वर्णन करेंगे। फिर 2D आकारों की विशेषता का सहज बुद्धि वर्णन करना होगा। अगला प्रश्न था, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होगा? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, तो आपके लिए विशेष प्रश्न हो जाता है। यूपी टेट सी टेट 2 बार पूछा गया है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? इसके लिए जरूरी होता है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रिया गणितीय प्रश्न में निपुण है। प्रिया जो है गणितीय प्रश्न को हल करने में, प्रश्न करने में निपुण है। उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता अधिकता होगी? तो उसमें जो है तार्किक बुद्धि की बहुबौद्धिकता जो है अधिकता होगी। अगला है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकता। देखिए, जो एल्गोरिदम होता है सूत्र ज्ञान और तर्क की समझ विकसित कर सकता है, लेकिन रटना जो है विकसित नहीं कर सकता है। एल्गोरिदम के द्वारा बच्चों में रटने की प्रक्रिया को विकसित नहीं किया जा सकता, बाकी सूत्र ज्ञान तर्क समझ विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, किसके कारण होती है? तो बच्चों में गोलाई की अवधारणा जो है धीरे धीरे विकसित होती है, वह आपके मूर्त से अमूर्त की ओर विकसित होती है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी।
62 माइनस 48 बराबर 46 लिखा हुआ था। बच्चे ने क्या समझने में गलती की? बच्चे ने क्या समझने में? उधार लेने में गलती की। बच्चे ने क्या गलती कर दी? उधार लेने में गलती कर दी। डी ऑल ऑप्शन। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग क्या होता है? तो गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी होता है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी होती है, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन में जोड़ना भी होता है, अर्थात उपरोक्त भी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर संकेत कर रहा है? तो गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह गणित की तार्किक प्रकृति की ओर इंगित कर रहा है। अगला, विकासशील मूल्यों में सफलता मूलतः किस पर निर्भर करती है? तो विकासशील मूल्यों में सफलता जो है शिक्षक पर मुख्यतः निर्भर करती है, क्योंकि एक शिक्षक छात्रों में जितनी सरलता से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयाँ भर सकता है, उतना न समाज, न परिवार, न ही सरकार भर सकती है। गणित की प्रकृति क्या होती है? तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे मैथ्स पेडागोजी के शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली से जुड़े हुए हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपनी टीटी फैमिली से जुड़े रहिए। और आज की क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात किया मैथ्स पेडागोजी के, आज का चैप्टर था गणितीय तार्किक चिंतन का जो चैप्टर था हमने कंप्लीट किया। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आएंगे इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी हमारी जो क्लास का शेड्यूल है हम आपको बता चुके हैं। 11 AM में EVS की क्लास होगी, 2 PM में हिंदी पेडागोजी की क्लास होगी, 4 PM में मैथ्स पेडागोजी की क्लास होगी और 7 PM में CDP बाल विकास की क्लास होगी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।